Okay, good afternoon, everyone. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. हाँ जी, हम हम हमने पढ़ लिया था कैपिटल स्ट्रक्चर आपका। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ लिया था क्या क्या हमारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था। हाँ जी, क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर गर्ल्स, बताओगे थोड़ा बहुत? गर्ल्स, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? हेलो, सर मैं बोल सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो। सर डिफरेंट सोर्सेज में हम जिन प्रोपोर्शन से अपने कैपिटल को एक्वायर करते हैं जिससे हमारा रिस्क मिनिमम हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो, सर उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। हाँ जी, और हमारा क्या था, हमारा इम्पोर्टेंस क्या होती है कैपिटल स्ट्रक्चर की? नहीं सॉरी, इम्पोर्टेंस नहीं, हमने क्या पढ़ा था? क्वालिटीज पढ़ा था और एसेंशियल और क्वालिटीज पढ़ा था। हाँ जी, वो फीचर्स, क्वालिटीज या एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ जी, क्या क्या होती हैं भाई फॉर एसेंशियल्स फॉर अ साउंड फाइनेंस कैपिटल स्ट्रक्चर? क्या क्या होना चाहिए हमारा? सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मिनिमम रिस्क होना चाहिए। शिवांगी शिवांगी अब थोड़ा सा एक बार दूसरों को भी बोलने दो। हाँ जी, हाँ जी बोलो। सारे पॉइंट हो तो गए, अब बता तो दिया इन्होंने। कहाँ हुए सारे पॉइंट? सर सिंपलिसिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मिनिमम लॉस होना चाहिए और क्या था, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, रिटेन कंट्रोल होना चाहिए। ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होंगे? हमने 19 फैक्टर्स पढ़े, 19, तो कम से कम 19 बच्चा एक एक बताएगा तो हमारे पास 19 बच्चों का जवाब आएगा। अब एक से ज्यादा कोई भी पॉइंट नहीं बताएगा, एक एक पॉइंट। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल मार्केट कंडीशन। हाँ जी, साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस गुड, नेचर ऑफ बिजनेस गुड। पूजा ने क्या बोला था? पूजा ने क्या बोला था? बिजनेस का आकार वही। अच्छा, बिजनेस का आकार, ठीक है। हाँ जी बोलो। रिटेनिंग कंट्रोल। रिटेनिंग कंट्रोल, ओके। सर मार्केट कंडीशंस। कैपिटल मार्केट कंडीशन हो गया तनु। और कौन बोल रहा था इधर? सर इन्वेस्टर्स, नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, हाँ जी। नुसरत क्या बोल रही थी? लीगल रिक्वायरमेंट। हाँ बोलो नुसरत। ट्रेडिंग और इक्विटी रिस्क भी अफेक्ट करता है ना? रिस्क, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ओके। और आय की स्थिति, सर स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। आय की स्थिति, हाँ जी बोलो। पूंजी बाजार कर सकती है अफेक्ट? हाँ जी, गवर्नमेंट पॉलिसी कर सकती है अफेक्ट? गवर्नमेंट पॉलिसी, चलो कहीं ना कहीं आप इसको कर सकते हो, बिल्कुल। इसका फिर बताओ, फिर एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा ना कि कैसे। ये डाउट आपसे पूछना था। अच्छा, सर इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स ही तो। हाँ, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स ही तो हो गया ना सर, ये पॉइंट। लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हो गया, ठीक है। सर नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स हो गया। सर फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है, ये भी है, हाँ जी। और क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म। क्रेडिट वर्दीनेस या क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म, गुड, ओके। और सर कैपिटल मार्केट की मात्रा, कंडीशन भी इफेक्ट करेगी। हो गया शिवानी, कैपिटल मार्केट कंडीशन। हाँ जी सर। हाँ, और प्रतियोगिता बाजार की स्थिति, कौन सा बाजार की? प्रतियोगिता बाजार। इन्वेस्टर बैंकर्स इफेक्ट करेंगे इन्वेस्टर्स, चलो बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, लैंडर्स, चलो
ठीक है, इसको ही मान सकते हैं हम। और एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी। गुड, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। चलो, तो ये आपके फैक्टर्स हैं, ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी चार होती हैं हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज होती हैं। ठीक है सर। हाँ जी सर, लेवरेज रेशियो वाला पॉइंट बता दो एक बार। लेवरेज रेशियो क्या मतलब है लेवरेज का? हाँ जी, मीता है ना, मीता है मीना है? मीता है सर। मीता, ओके। हाँ जी, मीता त्रिपाठी। हाँ जी, मीता, जब हम बात करते हैं लेवरेज की, उसका हमने पढ़ा था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला पॉइंट था हमारा। उसके अंदर क्या था आपका कि जो हमारा आपका जो जितना ज्यादा आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट होगा, यानी कि लेवरेज होगा, यानी कि इंटरेस्ट वाली जो इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज जितनी ज्यादा होंगी, तो उसका मतलब क्या है कि आप लोग क्या है, इक्विटी कम यूज कर रहे हो, डेट ज्यादा यूज कर रहे हो, तो उसको, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, लेवरेज कहते हैं। ठीक है, और लेवरेज जब हम किसी कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा यूज करते हैं तो उस पूरी टर्म को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो अगर हमारा कंडीशन जो है, हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारा मान लीजिए कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसके अंदर हम ज्यादा टैक्स हो और ज्यादा हम उसके अंदर डिबेंचर्स यूज करके हम ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, यानी कि हमारी जो कैपेबिलिटी है लेवरेज, हम उस सीमा तक ज्यादा यूज कर सकते हैं जब तक हमारा पास उसका जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है और जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका देने के हमारे पास क्षमता हो, हमारे पास उतनी सफिशिएंट इनकम हमारे पास अवेलेबल हो। अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे लिए वो ज्यादा डेट यूज करना हमारे लिए हानिकारक होगा। ठीक है, हाँ जी। और कोई पॉइंट पूछना चाहता है? हाँ जी गर्ल्स, और कोई पूछना चाहता है कोई पॉइंट? हाँ जी। उसके बाद जब हम बात करते हैं, अगला आता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज बेसिकली आपकी 4 थ्योरीज दी गई हैं। उन चारों थ्योरीज में क्या क्या है, वो किसने दी हैं? आपकी 4 थ्योरीज हैं। हाँ जी, वो 4 थ्योरीज दी गई हैं आपकी डेविड डूरेंट, इजरा सोलोमन, मोडी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। ठीक है, डेविड डूरेंट ये एक नाम है, इजरा सोलोमन ये दूसरा नाम है, और मोडी गिलानी एंड मिलर ये 2 अलग अलग नाम है, मोडी गिलानी और मिलर। ठीक है, तो इन लोगों ने आपकी 4 आपकी बेसिकली थ्योरीज दी हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं आपकी? सबसे पहली है आपकी नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, पहली क्या है आपकी? नेट इनकम अप्रोच। ठीक है भाई, नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है आपकी? नेट इनकम अप्रोच का मानना क्या है कि भाई आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर लिवरेज की मात्रा, यानी कि डेट की मात्रा, डेट और इक्विटी का जो रेशियो है उसके रिलेटेड है। तो उसमें क्या कहता है कि जो डेट की मात्रा है, जो डिबेंचर्स की जो प्रोपोर्शन है, वो चाहे कितनी भी हो, आपका वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को और आपके वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट नहीं करती, या ना तो वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करेगी, सॉरी, वो आपकी जितने ज्यादा आपका क्या कहते हैं कॉस्ट, डिबेंचर्स आपके जितने ज्यादा होंगे वो आपका जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। यानी कि अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका डिबेंचर्स जितना ज्यादा आप यूज करते जाओगे उतना ही वो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या जिसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसे हम कहते थे, वो आपका ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। और जैसे जैसे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने लगेगी,
आपका जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, इस थ्योरी की कुछ अजम्पशंस हैं। वो क्या अजम्पशंस है? सबसे पहली अजम्पशन क्या है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है वो आपकी सस्ती है, किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ठीक है, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स है और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। उसके ऊपर आपका रिस्क परसेप्शन, यानी कि डिबेंचर ज्यादा यूज करने से कोई भी डिबेंचर्स पे या इक्विटी पे उनका रिस्क नहीं बढ़ता है, ये अज्यूम करके चलता है। और ये नेट इनकम अप्रोच आपकी दी थी किसने? डूरेंट ने, डेविड डूरेंट ने इसकी नेट इनकम अप्रोच दी थी। तो इसके अंदर आपका क्या कहता है? सबसे पहले आपका वो क्या कहता है इसका, जस्ट हाँ जी, सबसे पहले असम्पशंस क्या है इसकी? कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इज नॉट चेंज बाय द यूज ऑफ डेट, देयर आर नो कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स। ठीक है, कोई भी पर्सनल या इनकम टैक्स नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका डायग्रामेटिकली समझते हैं क्या कहता है ये। ठीक है, हाँ जी, ये स्क्रीन दिख रही है गर्ल्स सभी को? यस सर। ओके, यस सर। हाँ जी, तो आपका क्या है, आपका जो नेट इनकम अप्रोच है, नेट इनकम अप्रोच, ये दिख रहा है गर्ल्स सभी को? यस सर। यस सर। ओके, नेट इनकम अप्रोच बाय डेविड डूरेंट। ये किसके द्वारा दी गई थी? डेविड डूरेंट के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपका कॉस्ट ऑफ डेट, ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और यहां से आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, क्वेश्चन में और यहां पे आपका क्या है? डिग्री ऑफ लेवरेज। सर ये के ओ क्या है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब यहां पे वो क्या कहता है? डेविड डूरेंट नेट इनकम अप्रोच में आपका क्या कहता है? ये आपको डायग्राम दिख रहा है गर्ल्स? ये आपको दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, हमारे इसमें क्या कह रहा है कि भाई डिग्री ऑफ लेवरेज आपका एक्स एक्सिस है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका वाई एक्सिस पे है, और आपका जो अजम्पशंस में माना गया था क्या? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, केडी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स किससे कम है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है। ठीक है, ये दिख रहा है सभी को? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है। और आपका कॉस्ट ऑफ, जब हम कह रहे हैं कि हमारा जैसे जैसे हमारा लेवरेज यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ता जाएगा,
अब यहाँ पे आपने ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपका जो ये दिया हुआ है केई और केडी, ये आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स है, ये आपका वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, ये अमाउंट ऑफ नहीं है। ठीक है, अमाउंट आपका कहां पे शो कर रहा है, डिग्री ऑफ लेवरेज आपका कहां है, आपका एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां है। ठीक है, तो यहां पे आप देखो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो है वो आपका सेम है। ठीक है, इसके अंदर जो आपका कहा गया है कि भाई जैसे जैसे आपका डिग्री ऑफ लिवरेज बढ़ेगा, डिग्री ऑफ लिवरेज बढ़ेगा, यानी कि आपकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स जो यूज कर रहे हो उसकी क्वांटिटी आप बढ़ाते जाओगे, उसका प्रोपोर्शन बढ़ाते जाओगे, तो आपने अज्यूम किया है क्या कि भाई आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, फर्स्ट पॉइंट। और आपका इन्वेस्टर्स यानी कि जो भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका रिस्क परसेप्शन, कॉस्ट क्या होती है कि भाई जो आपके इन्वेस्टर्स ने रिटर्न किया है वही तो हमारी कंपनी की कॉस्ट होती है, तो वो क्या कहते हैं उनका रिस्क परसेप्शन जो है वो चेंज नहीं होता। तो उनका रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होगा, तो यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आपके कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से ज्यादा है, यानी कि आपको दिख रहा होगा इन दोनों के बीच में गैप है और दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, और दोनों में जैसे जैसे हमारा डिग्री ऑफ लिवरेज बढ़ रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन हमारा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं बिकॉज सबसे पहला पॉइंट आपका डिबेंचर्स डेट इज cheaper source of finance, cheaper source चीपर सोर्स है एक, तो ये हमें पता है। ठीक है भाई, इक्विटी से कम उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि आपकी प्रेफरेंस से भी कम है और इक्विटी से भी कम है। ठीक है, तो ये चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और या आपका इज टैक्स डिडक्टेबल। ठीक है भाई, एक तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ऊपर से ये आपका क्या है, टैक्स डिडक्टेबल भी है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज टैक्स डिडक्टेबल, तो आपका इन दो कारणों से ये चीपर सोर्स है। ठीक है भाई, तो जब अगर हम बात करें आपका इन दोनों केसेस से, इन दोनों पॉइंट से आपका क्या होगा, जितना ज्यादा आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर का यूज करते जाओगे तो आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये आप ग्राफ देख रहे हो के ओ का, गर्ल्स आपको दिखाई दे रहा है ये ग्राफ? यस सर। ठीक है, केओ का ये जो ग्राफ है ये आपका जैसे जैसे आपका डिग्री ऑफ लिवरेज यानी कि डिबेंचर्स आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ते जा रहे हैं, आपका जो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये आपका कम होता जा रहा है। ठीक है, ये डिक्रीज होता जा रहा है विद इंक्रीज इन डिबेंचर्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन आपकी एक बात भी है, थर्ड पॉइंट आपका क्या है इसमें, एक केओ या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लिखें, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व will
never touch KD कर्व, यानी कि क्यों नहीं करेगा भाई? आपका जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कर्व को कभी भी टच नहीं करेगा, उसके बेहद नजदीक बेशक आ जाए लेकिन वो टच नहीं करेगा। क्यों नहीं टच करेगा? क्योंकि बिकॉज a firm can never be all equity firm। ठीक है जी। क्यों टच नहीं करेगा? क्योंकि एक कंपनी आपकी कंप्लीटली इक्विटी फर्म नहीं हो सकती, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपका डिबेंचर्स होगा ही होगा। ठीक है, सॉरी, ऑल आपका डिबेंचर्स नहीं हो सकती, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपका इक्विटी भी होगा। ठीक है, कैन नेवर बी अ फुल डिबेंचर फर्म, डेट फर्म। यहाँ पे ऑल डेट फर्म, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इक्विटी भी जरूर होगा। ठीक है भाई, हो गया? यस सर। हाँ जी, तो बेसिकली यही चीज आपकी इसके अंदर एक्सप्लेन की गई है फर्स्ट ग्राफ में। आप इसको पढ़ोगे, इसको रीड करते हैं क्या कहता है आपका। ठीक है, हाँ जी, जस्ट अ सेकंड। सर हाँ जी, आवाज आ रही है गर्ल्स? यस सर। हाँ जी, तो इसके अंदर अब हम रीड करते हैं क्या कहता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में। The main contention in favor of net income approach is that an increase in the proportion of debt financing in capital structure results in an increase in the proportion of cheaper source of funds। ठीक है भाई, जो cheaper source of fund है, क्योंकि debt हमारा क्या है, एक cheaper source of fund है। This in turn results in the decrease in overall cost of capital, leading to an increase in the value of the firm। क्योंकि हमारा जैसे जैसे हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होता जाएगा, हमारी वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, हमारी इंक्रीज होती जाएगी। द मेन रीजन बिहाइंड द अजम्पशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट इज टू बी लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर दैट द इंटरेस्ट रेट्स आर यूजुअली लोअर देन डिविडेंड रेट्स due to higher risk on equity shares, and also since the interest on debenture is deductible expense। ठीक है, कंपनी गेट्स द टैक्स बेनिफिट ऑन इट। ठीक है, ये चीपर सोर्स है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज टैक्स डिडक्टिबल। Financial leverage is thus, according to the net income approach, an important variable to the capital structure of the firm। With a judicious mixture of debt and equity, a firm can evolve an optimum capital structure, which will be the one at which the overall cost of capital is lowest and market value of the firm is highest। ठीक है, तो वो क्या कहता है, डेविड ड्यूरेंट क्या कहता है कि भाई आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हम एक ऐसा बना सकते हैं जिसके अंदर हमारी कॉस्ट तो क्या हो, ओवरऑल कॉस्ट हो मिनिमम, और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो, हमारी मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद आपको यही ग्राफ जो मैंने आपको ये बना के दिखाया हुआ है, ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी के एक्सप्लेनेशन आपकी दी हुई है। ठीक है,
But as the degree of leverage increases, cost of capital decreases and approaches the cost of debt. Overall cost of capital, however, cannot touch cost of debenture as there cannot be all debt firm. ठीक है भाई, आपकी सारी आपकी डेट फर्म नहीं हो सकती, उसके अंदर कुछ ना कुछ इक्विटी आपकी जरूर होगी। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका हम एक एग्जांपल करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, आपको एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन है आपका? A company's expected operating income is 3 lakh. ऑपरेटिंग इनकम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑपरेटिंग इनकम या फिर इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना है आपका? इज ₹3 lakh, is ₹3 lakh. It has 12 lakh 9% debenture. डिवेंचर कितने हैं? ₹12 lakh 9% debentures. The equity capitalization rate of the company is 12%. Equity capitalization rate is 12%. Calculate वैल्यू ऑफ फर्म, VF लिख रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। ओवरऑल सर हाँ जी, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये आपने निकालने हैं। इग्नोर इनकम टैक्स, आपका दिया भी नहीं हुआ यहाँ पे इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पे क्या है इसी का। इफ डिबेंचर इज इंक्रीज टू 15 lakhs, डेट कितना हो गया? ₹15 lakh 9% डिबेंचर्स, 9% debt. What shall be the value of the firm and overall capitalization rate? उस केस में आपने VF यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म एंड KO निकालना है। ठीक है जी, थर्ड पार्ट है आपका। इफ डिबेंचर इज डिक्रीज टू 10 lakh, find value of firm and cost of capital। ठीक है जी, ये तीन आपको दिए हुए हैं, तीन केस आपको दिए हुए हैं। एक में आपके इसको बेसिकली ये क्या समझाने के लिए आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि भाई आपका अगर आपका डिबेंचर बढ़ जाता है, ठीक है, डिबेंचर को हम बढ़ा देते हैं, उस केस में आपका वैल्यू ऑफ फर्म और आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा। अगर हम डिबेंचर को घटा देते हैं तब हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म कितना होगा। ठीक है,
हाँ जी, तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं 12 लाख का, ठीक है। सर हाँ जी, सर वैल्यू ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है? वैल्यू ऑफ फर्म बेसिकली आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है, आपकी जो इक्विटी है और आपके जो डिबेंचर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है। जैसे हमने बुक वैल्यू वेट्स पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने बुक वैल्यू वो दी हुई थी सबकी, डिबेंचर्स की, इक्विटी की, प्रेफरेंस की, वो सारी दी हुई थी बुक वैल्यू। हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। यस सर। हमने जब पढ़ा था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, उसके बुक वैल्यू वेट्स अलग से निकाले थे बुक वैल्यू के हिसाब से, और हमने मार्केट वैल्यू वेट्स हमने अलग से निकाले थे मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म यानी कि बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स को ऐड करके आएगा, ठीक है। हाँ जी, ओके। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम हमें दिया हुआ है यानी कि ईबीआईटी। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ईबीआईटी हमें कितना दिया हुआ है, 3 लाख। ईबीआईटी हमें कितना दिया हुआ है, 3 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट माइनस कर दो इसमें से लेस। इंटरेस्ट कितना है, 9% ऑफ 12 लाख। कितना आएगा भाई, 12 9 जा 108। यस सर, 1,08,000। अब ये क्या आ गया, ईबीआईटी होता है आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो क्या आ गया आपका, क्या आ गया भाई, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, सॉरी आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स आ गया। गर्ल्स आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये आपका क्या आ गया, अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। कितना है भाई, अर्निंग्स अवेलेबल टू कितना आ जाएगा, 3 लाख में से 1,08,000 माइनस करो, 1,92,000। यस सर। यस सर। 1,92,000 ये आ गया। अब आपको क्या दिया हुआ है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है आपको, ठीक है, 12%। ये आपका क्या है, बेसिकली आपका क्या है, इक्विटी अवेलेबल टू, इक्विटी अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। आपने क्या निकालना है अब, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और वो कैसे निकालोगे आप, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना है आपका, सर हाँ जी, सर यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर भी लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे अर्निंग्स अवेलेबल, अगर यहाँ पे आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते ना, अगर आपके यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते, अगर क्वेश्चन में आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी दिए होते तो हम उनका भी डिविडेंड माइनस करते, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं गिवन है ना। अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गिवन होते तो हम उनका डिविडेंड भी माइनस करते, तब जो बचता वो हम लिखते अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। हालांकि हम इसमें भी लिख सकते हैं अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर यहाँ पे प्रेफरेंस दिया होता तो हम इसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड जो है वो माइनस करते, ठीक है। इसीलिए इसको लिखा हुआ है अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। यस सर। हाँ जी, तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमारा कितना है यहाँ पे, 12%। तो हम क्या निकालेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। कैसे निकालेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी
100 बाय में 12 इंटू में 1,92,000। ठीक है जी, इसको कर लो कैलकुलेट, कितना आ जाएगा आपका ये 16,000 पे गया, 16 पे गया आई थिंक, 1 पे 16 ये 1 पे 16 लाख। ये 16,000 पे गया और ये आपका 16 लाख हो गया। सर ये 100 ऊपर क्यों लिखा है? ये हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन रेट, ये आपका क्या है मार्केट वैल्यू। अगर हमारा ये जो है ना कैपिटलाइजेशन रेट 16 लाख का 12% हमारा वो है अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो हम जब हमें निकालना है कि भाई आपका 1,92,000 किसका 12% है, तो वो हमने x की वैल्यू निकालनी है। यानी कि अगर हम करें 12x इक्वल टू 100 इक्वल टू 1,92,000 है ये। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू निकाली है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है हमारी, वो उसके लिए हमने 100 बाय में, आप ऐसे करते हो ना 12% ऑफ x इक्वल टू 1,92,000। ठीक है, अब x की वैल्यू आप निकालोगे कि किसका 12% है, तो आप क्या करोगे, यही करोगे आप। यस सर। तो वही Yes. किया है हमने ऊपर। ठीक है ना, हो गया क्लियर। हाँ जी, ये मार्केट वैल्यू ऑफ हमारी इक्विटी कितने आ गई 16 लाख। तो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 12 लाख। 12 लाख। 12 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हमारी कितनी है 12 लाख। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ 28 फर्म। 8 लाख। हाँ जी, वैल्यू ऑफ फर्म कितने आ गए हमारी 28 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म आ गई हमारी 28। ठीक है जी, अब वैल्यू ऑफ फर्म हमें आ गई, हमें निकालना है क्या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपका फॉर्मूला क्या होता है के ओ, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट लिख लो या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख लो। क्या होता है इसका EBIT अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म्स। ठीक है, EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है जी, हमारे पास EBIT हमें गिवन है कितना है 3 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है 28 लाख इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 300 को डिवाइड करो 28 से, कितना आ गया आपका 10.714। 10.71। ठीक है जी, ये आपका क्या आ गया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या जिसे हम क्या कहते हैं KO या K नॉट। ठीक है, अब यहां पे देखो आपके जो क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई आपका जो नेट इनकम अप्रोच जो डूरेंट ने जो दी है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि भाई अगर आपका लेवरेज यानी कि डिबेंचर्स अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ता है तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म भी बढ़ती है, अगर उसका अमाउंट घटता है
तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म भी घटती है। तो उसके लिए अब हमारा सेकंड पार्ट में हमारा क्या कह रहा है भाई, सेकंड पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, डिबेंचर कितने हो गए भाई हमारे 15 लाख, डिबेंचर्स कितने हो गए 15 लाख हो गए। तो अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज में डिबेंचर्स कितना लगा दो, 15 लाख लगा दो, कितना आ जाएगा आपका, देखो ईबीआईटी कितना हो जाएगा, ईबीआईटी हमारा था, ईबीआईटी हमारा कितना था 3 लाख, 3 लाख माइनस में 9% ऑफ 15 लाख, हेलो हेलो गर्ल्स, आवाज आ रही है? हेलो गर्ल्स, आवाज आ रही है? यस Yes. सर। ओके, ये लैपटॉप आ रहा है यहाँ पे। हेलो, यस सर। यस सर। जस्ट सेकंड, मैं एक बार दोबारा करता हूँ आपको स्क्रीन शेयर। आप देख रहे गर्ल्स आपको स्क्रीन? यस यस आपको ये सर। वाइट सर, अब स्क्रीन दिख रही है गर्ल्स? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, 9% ऑफ 15 लाख, ये कितना हो जाएगा आपका? 1,35,000। 1,35,000 माइनस कर दो, वन कितना आ लैख जाए? 65,000। 1,65,000। ये क्या आ गया? अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। उसके बाद अब यहाँ पे हमें इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना दिया हुआ था?
12%। यस सर। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है हमारा 12%। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ जाएगी? वैल्यू ये दिख रहा है ना गर्ल्स? यस सर। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ जाएगी आपकी? 100 बाय में 12 इंटू में 1,65,000। ठीक है, तो ये कितने पे गया? ये आपका 25 पे गया, ये आपका 3 पे गया, ये आपका 1 पे गया, ये आपका 55,000 पे गया। ठीक है जी, तो 55,000 को 25 से करो, कितना आ गया मार्केट वैल्यू? सर 1375 और वो 30 13,75,000। 13,75,000। ठीक है जी, हमारी कितनी आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी? 13,75,000। और मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितनी है हमारी? 15 लाख है या नहीं? यस सर हैंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितनी है हमारी? 15 लाख। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई? ऐड कर दो दोनों को। 28,75,000। वैल्यू ऑफ फर्म आ गई हमारी 28,75,000। अब आप देख रहे होगे आपकी वैल्यू ऑफ फर्म तो आ गई हमारी ज्यादा। ठीक है, डिबेंचर्स यूज करने से ज्यादा हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में वैल्यू ऑफ फर्म हमारी 75,000 रुपए ज्यादा आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कम आता है या नहीं। तो हमारा क्या था? ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन, या आप लिख सकते हो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डायरेक्टली। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखो भाई। कितना आ गया आपका? ईबीआईटी अपॉन में क्या होता है भाई? वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है जी, ईबीआईटी अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म। अब यहां पे ईबीआईटी कितना था आपका? 3 लाख। अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म, निकाल लो भाई, कितना आ जाएगा ये आपका? सर 10.43। 43। 43। 10.43%। और पहले कितना आया था आपका? 10.71। यस सर। यस सर। 10.71, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गई। ठीक है, तो यही हमारा आपका डेविड डूरेंट द्वारा दी गई नेट इनकम अप्रोच कहती है। अब सिमिलरली ऐसे ही आप थर्ड पार्ट ट्राई करो। थर्ड पार्ट में आपका डेट कितना है? आपका 12 लाख हो गया है, यानी कि अगर आप डिबेंचर्स कम यूज करते हो तो देखो वैल्यू ऑफ फर्म कम आती है, ज्यादा आती है, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आता है। देखो ट्राई करके, करिए आप लोग एक बार ट्राई करिए उसको। सर ये सारे
हाँ जी गर्ल्स, हो गया? सर कर रहे हैं। हाँ जी। सर हाँ जी बोलो। सर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो होगी वो ज्यादा होगी कॉस्ट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग, है ऐसे कुछ है? हाँ जी, अजम्पशन है ये, अजम्पशन है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हमेशा ज्यादा होगी आपकी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर से। जो हमने डायग्राम बनाया उसमें क्या है कि भाई उनका जो रिस्क परसेप्शन है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल उनकी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर से ज्यादा रहेगी, ठीक है? क्योंकि वो आप देख रहे होगे डायग्राम में भी, आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो उससे ऊपर है कॉस्ट ऑफ डेट से, लेकिन वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है आपका डेट ज्यादा यूज करने से, ठीक है? तो सर इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किया है इसमें कैसे पता चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ डेट हमारी कम है? कॉस्ट ऑफ डेट हमारी कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल से, हाँ। तो कैसे पता चल रहा है इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? अरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपका कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म को हमने दिखाना है, ठीक है? हमारा बेसिक पर्पस क्या है क्वेश्चन में, जो थ्योरी वो क्या कहती है कि अगर आपका जो डिबेंचर्स का ज्यादा यूज करते रहते हैं हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्रीज करता है, और वैल्यू ऑफ फर्म जो है जितना ज्यादा हम डिबेंचर्स यूज करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म उतना इंक्रीज करता है। और आपका इसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो आपका चेंज नहीं होता है, और जो आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है वो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है, ठीक है? ठीक है? यस सर। सर हो गया? हो गया? यस हाँ सर। जी, सभी का हो गया गर्ल्स? यस सर। ये अब समझ में आ गया ये फर्स्ट थ्योरम आपकी क्या अप्रोच जो है, जो थ्योरी है वो क्या कहती है? यस सर। हाँ जी, तो ये आपका फर्स्ट है। ऐसे ही डेविड डूरेंट ने ही दूसरी एक और अप्रोच दी है जो कि आपकी क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये थी आपकी नेट इनकम अप्रोच जिसे हम एनआई कहते हैं, एनआई अप्रोच जो हमने अभी की, और दूसरी है उसके बाद एनओआई अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है? वो फिर हम कल करेंगे, ठीक है गर्ल्स? यस सर। ओके सर। ओके, हाँ जी। और किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, या और कोई? सर हाँ बोलो। सर ये जो पहला इलस्ट्रेशन है उसके स्टेटमेंट में इग्नोर इनकम टैक्स लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे? इसमें हमारा, क्योंकि हमारे जो अजम्पशंस हैं जो मैंने बताया, आप बुक में भी पढ़ोगे, जो अजम्पशंस हैं उसके अंदर ये अज्यूम करके चल रहे हैं हम, जैसे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं ना कि कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है और कोई भी रिस्क परसेप्शन में चेंज नहीं आता, ऐसे ही थर्ड अजम्पशन एक ये भी है कि इनकम टैक्स और आपका कोई कॉर्पोरेट या डिविडेंड टैक्स कोई भी आपका नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में हमारा ये जो थ्योरी है वो प्रूव करता है, ठीक है? तो वो अजम्पशन है, वो वैसे ही लिख दिया होगा क्वेश्चन में कि इग्नोर करके चल रहे हैं हम इनकम टैक्स को, ठीक है? वैसे हमने अजम्पशन भी यही है हमारा, ठीक है? हाँ जी गर्ल्स, यस सर। हो गया? और किसी को सर कुछ अगर कोई पूछना है? क्वेश्चन में कॉर्पोरेट टैक्स भी दे रखा होगा तो उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं, इसको इस तरह का क्वेश्चन आप अगर करोगे तो उस टाइम उसमें या तो वो लिखेगा इससे रिलेटेड कोई कि भाई आपने कौन सी अप्रोच से आपने सॉल्व करना है थ्योरी से, कि भाई नेट इनकम अप्रोच से करना है, नेट ऑपरेटिंग इनकम से करना है,
मोटी गिलानी से करना है या ट्रेडिशनल अप्रोच से करना है, तो उसके हिसाब से आप अगर नेट इनकम अप्रोच से कर रहे हो तो हमारा इसमें इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? सर एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल